गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बॉटम अप स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी ग्रामर के टॉप 15 क्वेश्चंस के सीरीज़ की। और ये इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है एंड इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं पहले ही। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हाँ, तो पहले प्रश्न में आप सभी को बताना है कि देव भाषा कौन सी भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत तथा ऑप्शन डी खड़ी भाषा। तो जिस भाषा को हम देव भाषा के नाम से जानते हैं वो भाषा है हमारी संस्कृत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिपि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है हमारा भाषा के लिखित रूप को, या ऑप्शन बी किसी भी लिखित भाषा को, ऑप्शन सी है भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। अब है अगला क्वेश्चन। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जिस वर्ण के निर्माण में 2 व्यंजनों की सहायता लेनी पड़े, यानी 2 व्यंजन वर्णों की सहायता लेनी पड़े। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। छ, त्र और ज्ञ तीनों संयुक्ताक्षर व्यंजन कहा जाता है, यानी तीनों को संयुक्ताक्षर व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये 2 वर्णों को जोड़कर संयुक्त वर्ण बनते हैं और 2 वर्णों में भी दोनों व्यंजन होने चाहिए, तभी ये तीनों संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छ है हमारा, उसका निर्माण कैसे हुआ है। क जोड़ मूर्धन्य स, और वो भी आधा क है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है और हलंत का अर्थ होता है आधा। उसके बाद है दूसरा हमारा त्र। तो त्र जो है उसका जो निर्माण होता है वो आधे त और आधे र को मिलाकर होता है। इसी तरह से जो हमारा ज्ञ है इसका निर्माण होता है आधा ज और य को मिलाकर। तो ये तीनों क्या है हमारे संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन कह लीजिए या संयुक्ताक्षर व्यंजन कह लीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना ये है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सी नहीं है। तो जब अभी हमने देखा कि त्र, छ और ज्ञ ये तीनों क्या है संयुक्त व्यंजन है, तो जो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है वो हो जाएगा य, यानी कि यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा मूर्धन्य, कंठ, दंत और अनुनासिक। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारे दांत और जीभ का एक दूसरे के साथ स्पर्श होता है तो उसे हम कहते हैं दंत। और मूर्धन्य में होता है कि मूर्धन्य वैसी ध्वनियों को कहा जाता है, मूर्धन्य ध्वनि वैसी ध्वनियों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो तालु को टच करती है। तो ये हो जाएगा हमारा जीभ प्लस तालु। और ये ऑप्शन बी है हमारा कंठ। तो कंठ में क्या होता है कि जो ध्वनि होती है, जो कंठ से ध्वनियाँ निकलती है वो होती हैं कंठ्य। उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है। और कंठ ध्वनियाँ हैं अ, फिर हो जाएगा हमारा आ, उसके बाद है अह, और फिर है हमारा
पूरा क वर्ग यानी क ख ग घ अंग तक, और एक है ह। ये जो ध्वनियाँ हैं वो क्या है, कंठ से निकलती हैं, तो इसीलिए इन्हें कंठ ध्वनियाँ कहा जाता है। और अनुनासिक है एक, चौथा ऑप्शन डी अनुनासिक है। तो अनुनासिक वर्ण मतलब अनुनासिक वैसे वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में वायु जो होती है वो मुख के साथ साथ नासिका यानी नाक से भी निकलती है। जैसे जो उसका जो चिन्ह होता है वो होता है ये, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो चांद, हंस, ये सब चीज हो जाएगा जिसमें चंद्र बिंदु होता है। तो ये जो चंद्र बिंदु का जब हम उच्चारण करते हैं तो यही होती है हमारी अनुनासिक ध्वनियाँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी वर्ण और ऑप्शन डी लिंग। तो जो स्वर होती है वो स्वर है हमारा, वो वर्ण का भेद है, और वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, यही शब्द की संधि है। यहाँ पर बताना ये है कि यही शब्द की संधि विच्छेद कौन सी है। यहाँ पर गलत टाइप हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है आपको कि यही शब्द की संधि विच्छेद कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जोड़ ही से बनता है यही। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नदीश शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर आपको बताना है कि नदीश शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुक्ति शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? यहाँ बताना है कि सुक्ति में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यण संधि, यानी ऑप्शन ए। संधि का जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं, और यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, ये सब क्या होता है, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा राइट गुण संधि, यानी ऑप्शन डी। अब ये 12वें प्रश्न में बताना है कि प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्राक जोड़ तन, यानी कि हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुपस्थित शब्द में अन्य व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपसर्ग, यानी अन जो है वो क्या है, एक उपसर्ग है, और इसको अगर हम उपस्थित शब्द के साथ लगाते हैं तो ये हो जाता है अनुपस्थित। और इसका जो क्या है हम देख रहे हैं, अर्थ पूरी तरह से बदल जा रहा है। उपसर्ग को किसी शब्द के आगे जब हम लगाते हैं तो उसका अर्थ जो क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, निराभिमान में उपसर्ग बताना है। यहाँ निराभिमान, तो इसमें जो उपसर्ग है वो है हमारा ए। नीर में जब हम अभिमान लगाते हैं तो बन जाता है क्या हमारा, निराभिमान। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है कि सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ईक तथा ऑप्शन डी आ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी आ।
यहाँ पर सूत का अर्थ होता है पुत्र, और इसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसका जो स्त्री रूप हो जाएगा वो हो जाएगा पुत्री, और ये हो जाएगा सूत से सूता, तो सूता का अर्थ क्या होता है? पुत्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इच्छा शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला नया शब्द है। तो जब हम इच्छा शब्द में इक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा ऐच्छिक। अब देखते हैं हम अपना आज का अंतिम प्रश्न। बौद्धिक शब्द में मूल शब्द है। यहाँ बताना है हमें कि बौद्धिक शब्द जो है इसका मूल रूप कौन सा है। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी बौद्धि, या ऑप्शन डी बुद्धि। जो हमारा ऑप्शन डी है बुद्धि, यही है हमारा राइट आंसर। जब बुद्धि में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है हमारा बौद्धिक। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।